बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय श्री रमेश अवस्थी जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भारत के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंदिर में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य चुनकर आया हूं, इसीलिए यह सोचकर बहुत उत्साहित एवं गौरवान्वित हूं कि देश की तरक्की के मुद्दों पर अपनी राय रखने का अवसर मुझे मिल रहा है। साथ ही अपनी लोकसभा कानपुर की देवतुल्य जनता एवं भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे सांसद के रूप में चुनकर यहां भेजा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बजट पर अपनी बात रखूं, इससे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को प्रणाम करता हूं, जिसमें उन्होंने हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई सफर करने की कल्पना संजोई और उसे जमीन पर उतारा भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरी देश नहीं दुनिया में केवल एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते हैं सपना आपका और संकल्प हमारा। उन्होंने जो कहा उन्होंने वो किया। यही कारण है कि आज एक गरीब आदमी भी हवाई सफर करने में सफल हुआ। इसलिए उनके बारे में मैं दो पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि भारत में आज ट्रेन और बस की तरह हवाई सफर भी आम आदमी की पहुंच में आ गया है। पहले लोग भारत में केवल एयरलाइनों के बंद होने के बारे में सुनते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं और नागरिकों के लिए उड़ान को सुलभ बनाने के लिए नई सेवाएं स्थापित की जा रही हैं। भारत में नागरिक उड्डयन के नए युग की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यकाल में कर दी थी। भारत जो धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, हवाई अड्डों तेजी से विभिन्न आध्यात्मिक स्थलों के लिए महत्वपूर्ण लिंक बन गया है। वर्ष 2023 में घरेलू हवाई यातायात में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। यह उछाल एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहां धार्मिक पर्यटन ने पर्याप्त गति प्राप्त की है। हवाई यात्रा को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए सरकार ने 10 सालों में कई नए एयरपोर्ट खोले हैं। सिविल एविएशन का यह प्रमुख क्षेत्र उन्नति की ओर अग्रसर है और इसमें और भी संभावनाएं हैं। मैं भारतीय वायुसेना विधेयक 2024 का समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानकर खुशी हो रही है कि आरसीएस योजना को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए निर्धारित 502 करोड़ रुपए के साथ पर्याप्त धनराशि मिल रही है। यह प्रतिबद्धता विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाती है, जो क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सराहना करना चाहता हूं, विशेषकर आरसीएस उड़ान योजना स्कीम उड़े देश का नागरिक के लिए, जिसमें 2016 में शुरू किया गया, जिससे कम सेवा प्राप्त और अनछुए मार्गों को ही जोड़ा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में हुई प्रगति उल्लेखनीय है। डिजिटलीकरण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दृष्टिकोण के तहत सरकार ने डिजी यात्रा परियोजना के साथ प्रभावशाली प्रगति की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कानपुर की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र शहर कानपुर है, जिसकी आबादी लगभग 50 लाख से भी ऊपर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के शासनकाल में कानपुर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। कानपुर देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था।
लेकिन आज कानपुर को अभी तक वो नहीं मिला जिसका वो हकदार था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से हमारे डबल इंजन की सरकार आई है तब से कानपुर के विकास की गति का पहिया आगे बढ़ा है। उसी गति को हमें और बढ़ाने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के छोटे छोटे शहर विकसित शहरों की श्रेणी में आ चुके हैं, परंतु कानपुर अपने विकास की राह देख रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी विकसित शहर के लिए बस एवं रेल सुविधा के साथ हवाई यात्रा भी महत्वपूर्ण होती है, परंतु कानपुर में अभी तक कोई सिविल एयरपोर्ट नहीं था। यहाँ पर डिफेंस का एयरपोर्ट था, जहाँ से कभी भी नियमित हवाई यात्रा का संचालन नहीं हो सका, जिससे कानपुर का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कानपुर हवाई अड्डे की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे विश्वास है कि माननीय उड्डयन मंत्री जी कानपुर के हवाई अड्डे की सुविधाओं को बढ़ाने की प्राथमिकता देंगे। सबसे पहले नाइट लैंडिंग सिस्टम को प्रारंभ करने की जरूरत है। दूसरा, मौजूदा समय में हवाई अड्डे पर एटीसी कर्मचारियों की एक शिफ्ट चल रही है। इसी व्यवस्था से हवाई सेवाओं में निरंतरता नहीं मिल पा रही है, इसलिए एटीसी स्टाफ की शिफ्ट को दोहरा करने की आवश्यकता है। हवाई यातायात नियंत्रण एटीसी प्रणाली उन्नत करना महत्वपूर्ण है। माननीय महोदय, चूंकि एटीसी सिस्टम का नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के अधीन है, इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि एटीएस सिस्टम को 24 घंटे चालू रखने के लिए रक्षा मंत्रालय को निर्देशित करें, ताकि कानपुर के एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सिस्टम चालू हो सके और फ्लाइट की संख्या में वृद्धि हो सके। कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अंत में कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। उसकी सिद्धि में नागरिक उड्डयन विभाग की तरक्की इसलिए खास मायने रखती है क्योंकि भारत के लोगों को देश के अंदर और बाहर की दुनिया से सहज सुलभ हवाई सेवाओं के माध्यम से ही जोड़ा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री